हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का सीटेट का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट पेपर 2 के लिए वैसे प्रश्नों को लेकर के आया हूँ जिनकी इस बार आने की संभावना प्रबल है। और आप इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिए हैं तो एक बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों करने वाला हूं जिनको इस बार आने की संभावना बहुत प्रबल है। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात आपका 2:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात आपको बताना है। इसका आंसर आप मुझे जवानी बता सकते हैं कि इतना होगा, लेकिन इसे बताने के लिए आपको कुछ बातें जाननी होगी। तो चलिए उस बातों को हम लोग जानते हैं। यहाँ पर कह रहा है दो बेलन है। क्या है आपको? दो बेलन है। एक बेलन ये हो गया और एक बेलन आपका ये हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि इनका जो है त्रिज्याओं का अनुपात आपको 2:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात कह रहा है कि 5:3 है। जो इनकी ऊंचाई है ना वो आपको 5:3 के अनुपात में है। तो इसमें कह रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर यदि हम आयतनों का अनुपात के बारे में बात करें, आयतनों का अनुपात, तो आयतनों का अनुपात अर्थात पहली वाली का आयतन, दूसरी वाली का आयतन, ठीक है, दूसरी वाली का आयतन। आशा है कितनी बात आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि पहली वाली के आयतन के बारे में बात करें तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर क्या है पहली के लिए? 2 है। तो पाई आर स्क्वायर और एच कितना है पहली के लिए? 5 है। उसी तरह से दूसरी की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, दूसरी के लिए आर क्या है? 3 है। तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा और एच क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको आसानी समझ में आ रही होगी। तो ये तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा? दोनों में है, दोनों में कैंसिल हो जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लीजिए। ये ध्यान दीजिए, 4 5 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा और बटा के तितरी के नौतरी 27 अर्थात 20:27 आया। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 है, वही उसका सही आंसर हो जाएगा। इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। यदि आप इनको प्रैक्टिस किए हैं तो आप आसानी से मुंह जवानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर इतना होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन बहुत ही आसान है। इसको भी सिर्फ आपको समझने की बात है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा 150% वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है। तो आसानी से आप बता सकते हैं कि 225% की यहाँ पर वृद्धि होगी, लेकिन कैसे होगी उसी को आपको समझना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कोई घन है, ठीक है, यहाँ आपका ये कोई घन है और इसकी भुजा क्या होती है? 150% बढ़ाई जाती है। 150% आपको बढ़ाई जाती है। तो इस घन की भुजा मान लेते हैं x, तो 150% बढ़ाई जाएगी अर्थात क्या हो जाएगा? यह भुजा आपका 150% कहने का अर्थ क्या हुआ? 150/100 अर्थात ये भुजा आपकी इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। इसे कैलकुलेट करके छोटा कर लीजिए। ये आपका 3 बार में 50 हो जाएगा, ये 2 बार में, अर्थात जो नई भुजा हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 3x/2 हो जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि हम इस घन की जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसकी बात करें, जो घन है ना, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि 6 भुजा स्क्वायर होता है। इतनी बात तो आप जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो आपको घन बनेगा 150% वृद्धि करने पर उसमें क्या प्रतिशत वृद्धि होगी, उसी को आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ तक घन का क्षेत्रफल है ना, लेकिन यहाँ पे जो ये भुजा जब इतना हो जाएगी तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जो नई घन हुई, नई जो घन होगी उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका यदि हम पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? 6 भुजा स्क्वायर। भुजा का काम क्या करेगा? 3/2x काम करेगा आपका यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, ये आपका 3x/2 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6x² इंटू 9/4 लिख सकते हैं ना। परिवर्तन कितना आया? 9/4 का। ये 6x² तो यहाँ है और यहाँ भी है, तो दोनों क्या है? ये इतना है। इसमें ये परिवर्तन क्या आया? 9/4 का, अर्थात 150% बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? 9/4 गुनी हो जा रही है। अब 9/4 गुनी हो जा रही है तो उसे प्रतिशत में बताना है कितना प्रतिशत। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 9/4 का, यहाँ पर ये जो 9/4 है कितना परसेंट है? तो 9/4 यदि परसेंटेज निकालना हो तो 100% से गुणा करा दीजिए और इसे कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि 9/4 के ही बारे में आपको बताना है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, अर्थात 9/4 की वृद्धि हुई तो 9/4% के बारे में हमें बताना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ कैंसिल कर लीजिए। ये 25 चौके 100 और 9 में 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 225 आएगा, अर्थात 225% की वृद्धि हुई। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अभी कहीं जाइएगा नहीं, अभी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं।
अब देखिए ये आपका प्रश्न है मानक रूप में व्यक्त करने वाला प्रश्न। आपको निश्चित है कि एक प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है। तो आप जानते हैं कि मानक रूप में कोई संख्या कब होती है, जब एक अंक के बाद आपका क्या होता है, दशमलव होता है, और यहाँ पर जो संख्या होती है वो 10 टू दी पावर के रूप में होती है, ठीक है ना। इतनी संख्या और उसमें गुणा के रूप में होता है, 10 के पावर समथिंग जो भी हो वो आपको वही कहलाता है उसका मानक रूप। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका संख्या है, यहाँ पर दशमलव है, इसे आप यहाँ पर लाना है, इसको दशमलव को तो क्या करेंगे, एक पर जो इतनी ये संख्या है उतनी वाली संख्या से भाग देना पड़ेगा 0 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपकी संख्या है इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.278 बटा के 1000000। यहाँ पर 5 है ना, 5 यहाँ पर सिर्फ रहेगी 5, यहाँ क्योंकि 5 अंक है तो 5 जीरो वाली संख्या से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। पुनः भाग दीजिएगा तो पुनः यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जब इतनी बात समझ में आ रही है तो ये किसके बराबर है, ये है आपका k इंटू 10 टू दी पावर n के बराबर है, ठीक है ना। ये k इंटू 10 टू दी पावर n के बराबर है। तो यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट करके इस तरह लिख सकते हैं कि 1.278 है, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर, इसे क्या लिख सकते हैं 5 जीरो वाली संख्या है ना, तो -5 लिख सकते हैं। यहाँ पर 10 के पावर 5 है, ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर k इंटू 10 टू दी पावर n हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। जब इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो पूरा काम भी क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए ये जो है ना ये काम करेगा k का, और यहाँ पर n का काम करेगा क्या, -5 काम करेगा, अर्थात n की वैल्यू आपकी -5 हो गई और k की वैल्यू कितनी होगी, और आपको यहाँ पर निकालनी है k प्लस n। यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, k प्लस n आपको निकालनी है। तो k का वैल्यू तो आपको पता हो गया कि 1.278 हो गया। यहाँ पर आपका प्लस है ना, प्लस है, और यहाँ पर n की वैल्यू -5 है, अर्थात प्लस माइनस माइनस या 5 हो गया। इसी को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसी को आपको कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू निकल जाएगा। ध्यान दीजिए ये बड़ी वाली संख्या है तो इसी में से घटाइए, ठीक है। यहाँ पर जो 0 है हासिल जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उस तरह से 9 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। उसी तरह से 9 हो जाएगा और 9 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये 4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, आपका 3 आएगा। और माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस आगे लगा देना है, अर्थात 3.722 और माइनस में तो 3.722 ऑप्शन नंबर 3 है और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी आप बने रहिएगा, अभी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि y के मान जिससे 4 अंकों वाली संख्या आपको दिया हुआ है कि 51y3 क्या है, आपको 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पर जो है ना y का वैल्यू ज्ञात करना है कि y का क्या वैल्यू होगा। तो 9 की विभाज्यता का रूल आप जानते हैं कि यदि इन संख्याओं का योग 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से कटती है, अर्थात जो आपकी संख्या है 5 1 y और जो 3 है क्या है, इनका योग यदि हम करें और जो आएगा यदि वो 9 से कटता है, वो क्या करता है, वो 9 से कटता है तो ये संख्या आपको कटेगी। इसे जोड़िए, ये क्या हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको 6 3 9 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 9y हो गया, ठीक है। ये आपका 9y हो गया। तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा कि 9 से कटेगा। यहाँ अब y का वैल्यू आपको बताना है कि क्या हो कि वो 9 से कटे। तो यदि हम y का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 9 से कट जाएगा। उसके बाद यदि हम y का वैल्यू यहाँ पर 9 रखते हैं तो 9 9 18 हो जाएगा, तो भी क्या होगा, वो 9 से कटेगा, अर्थात यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी, और यहाँ पर आपको 0 हो जाएगी। तो 9 और 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि ये संख्या 11 से विभाज्य है तो यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है। 11 से विभाज्यता वाला और 9 से विभाज्यता वाला प्रश्न आपको बहुत बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, इसे आप ध्यान से देखिए। यहाँ कह रहा है कि जो आपकी ये संख्या है ना, ये 9y 8 0 7 1 क्या है, आपको 11 से विभाज्य है। तो यहाँ से जो है 11 से विभाज्यता का रूल आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो समझ लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, इनका जो अंक होगा अल्टरनेटिव अंकों का योग, अल्टरनेटिव अंकों के योग का अंतर यदि 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या होती है, 11 से विभाज्य होगी। तो ध्यान दीजिए अल्टरनेटिव अंक क्या है, यहाँ पर 9 हो गया,
प्लस 8 हो गया और प्लस क्या है आपका 7 हो गया, ठीक है, यहाँ आपका 7 हो गया। और ये किसके अंतर का, जो अल्टरनेटिव दूसरे अल्टरनेटिव बचे हैं उनका अंतर, अर्थात दूसरे में कौन है, y है, 0 है और 1 है, इनका अंतर क्या हो, यदि 11 से विभाज्य है तो ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर आप इसे जोड़िए, 9 और 8 17 और 17 और 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 9 8 17 और 17 7 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये संख्या आपको 24 हो गई। ये क्या होगा, y और प्लस 1 है ना, तो माइनस वाई माइनस 1, क्योंकि माइनस है तो माइनस वाई माइनस 1 हो जाएगा। ये माइनस वाई और ये माइनस 1 और बटा क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। अर्थात ये संख्या क्या हो गई, ये संख्या आपको हो गई 23 माइनस वाई और बटा क्या हो जाएगा आपको 11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग y का क्या वैल्यू रखेंगे, 11 से कटे, तो यहाँ पर यदि हम 11 का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 23 में से 1 घटेगा 22 हो जाएगा और 22 क्या होता है 11 से कटता है। अर्थात इस y का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू की ही बात कर रहा है कि न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, अर्थात 1 होगा और 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी कहीं जाइएगा नहीं, अभी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि इनके प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर और वाई के और यहाँ पर एक्स के गुणांकों का योगफल यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर सिर्फ आपको उससे उसमें गुणा कराना है जिससे आपको एक्स स्क्वायर प्राप्त हो या फिर एक्स प्राप्त हो, उससे अधिक प्राप्त हो तो उसको आपको नहीं गुणा करना है। यहाँ एक्स स्क्वायर से 1 में गुणा करिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। उससे पुनः 3x में गुणा कराइएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, नहीं गुणा कराना है। उसी तरह से अब आपका यहाँ पर उससे भी कराइएगा तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा, उसको भी आपको नहीं कराना है। अब यहाँ से क्या -2 से गुणा कराना है तो -2 से 1 में कराइएगा, कोई फायदा नहीं है। यहाँ -2 से आपको 3 में गुणा कराइएगा तो क्या हो जाएगा, -6x, नहीं माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6x। आगे देखिए माइनस से और यहाँ आपको इसमें गुणा कराना पड़ेगा तो इसमें गुणा कराइएगा तो क्या होगा, 2 दूना के 4, तो ये आपको हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। उसके अलावा कोई चीज नहीं है आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली। ध्यान दीजिए इससे आप गुणा करा ही दिए और उससे गुणा करा ही दिए, तो अब आपको इतना ही है, इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर जो आप गुणा, यहाँ पर जो प्लस है ना, यहाँ माइनस है क्योंकि आगे वहां पर प्लस है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे घटेगा तो क्या आएगा, ये आपका -3x स्क्वायर आएगा और ये आपका 6x हो जाएगा। ध्यान दीजिए और यहाँ पर इन्हीं के जो गुणांक है ना उनका योगफल आपको ज्ञात करना है, अर्थात इनका और इनका आपको योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ इनको आप जोड़िएगा तो 6 में -3 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है और इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गई होगी। आपको वो क्रिया करनी है जिसमें आपको टाइम कम लगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपको सिर्फ जितना कह रहा है उतना ही आपको काम करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, ऐसा प्रश्न भी आपको बार बार पूछाता है और इसे भी आप बहुत जल्द बता सकते हैं, 10-20 सेकंड में आप इसे आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन कैसे, इसको समझना जरूरी है। यहाँ पर कह रहा है कि किसी समलंब का परिमाप 104 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई इस तरह से आपको समलंब की आकृति है और इसका जो परिमाप है वो आपका 104 है, ठीक है ना, 104 है। और यहाँ पर कह रहा है आगे कि उन दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाइयां 18 और 22, जो असमांतर भुजाएं है ना ये 18 है और यहाँ पर 22 है। तो आगे कह रहा है कि जो इसकी ऊंचाई है आपकी 16 है, अर्थात जो ये इसका शीर्ष लंब है वो आपका 16 है। और कह रहा है कि समलंब का क्षेत्रफल यहाँ पर सेंटीमीटर में आपको, वर्ग सेंटीमीटर में आपको ज्ञात करनी है। आप आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये भुजा ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, ये डी हो गई। तो इसका जो आपका परिमाप होगा ए प्लस सी प्लस डी होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या होगा, इसका परिमाप होगा। परिमाप आपका दिया हुआ है कि 104 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका डी है और ये आपका बी है। डी और बी का योग कितना है आपको 40 है। 18 और 22 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो जो आपका डी है और बी है ये आपको 40 हो जाएगा। तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए यदि हम बात करें ए प्लस सी की बात करें तो 40 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 40 जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 64 हो जाएगा। अर्थात जो समांतर भुजाओं का योग है वो क्या आपको प्राप्त हो गया, 64 प्राप्त हो गया। अब तो आप आसानी से निकाल लेंगे इसका। तो समलंब का आप क्षेत्रफल जानते हैं ना कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या है, ए और सी है, गुणा शीर्ष लंब आपको दिया हुआ है कि 16 है, तो आपका 16 हो गया, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। 1/2 और एक ए और सी क्या आया, ए प्लस सी क्या आया है, समांतर भुजाओं का योग 64। तो यहाँ पर आप 64 हो गया, ठीक है।
यहाँ पर आपका 64 हो गया, ये आपका 16 हो गया, इसे कैंसिल कर लीजिए 8 बार में, और 64 8 कितना हो जाएगा आपका 512 हो जाएगा। तो 512 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी आपको आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, ये भी बहुत ही आसान है। -5/7 में क्या घटाया जाए, यहाँ पर कह रहा है कि -5/7 में क्या घटाया जाए कि जो आपको प्राप्त हो वो -2/3 प्राप्त हो। आसान है, x को उधर ले आइए, इसको इधर लेकर आइए, तो -5/7 हो जाएगा, और ये +2/3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। जो घटाना वाला है वही वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये आपका -15 हो जाएगा, और ये आपको कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा -1/21। तो -1/21 यदि इसमें से आप घटाते हैं तो आपको आसानी से -2/3 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये आपका क्यूब रूट इसका निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालिएगा तो क्या होगा -45 होगा, और इसका क्यूब रूट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 8 का क्यूब है, और ये आपका 45 का क्यूब है। ये क्या आपको 45 का क्यूब है। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा -53 आएगा। -53 कौन सा ऑप्शन है, ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर 1 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको 12 पूछा था। यहाँ पर कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़ने पर क्या हो, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। यहाँ पर जो पूर्ण वर्ग प्राप्त संख्या प्राप्त हो, यहाँ पर क्या है ये आपको संख्या, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। सीधा सीधा इसका कहने का अर्थ है। तो ये आपका संख्या है, ये क्या है आपका संख्या है 8 है, 9 है, 3 0 4, ये आपकी संख्या है। इसमें कह रहा है क्या जोड़ा जाए। तो इसका पहले आप वर्गमूल निकालिएगा, वर्गमूल निकाल के पता कीजिएगा कितना अधिक है कितना कम है, यहाँ पर तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालने का तरीका आप जानते हैं। ये आपका 89 हो गया, अर्थात 9 9 81, 9 9 81 हो जाएगा। तो ये 9 9 18 हो जाएगा, ये आपका 81 हो गया। इसे घटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा 8 प्राप्त होगा। ऊपर से निकल करके आएगा 3 3, ये अब कितनी बार में जाएगा अर्थात 4 बार में। 4 से कैलकुलेट कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 8 चौके 32, 32 1 33 हो जाएगा, और 4 का 4 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसे आप घटाइए, 13 में से आपको 6 घटाना है, 13 में से 6 घटाइएगा 7 प्राप्त होगा, और 12 में से 3 घटाइएगा तो आपको 9 प्राप्त होगा। पुनः ऊपर से 2 अंक उतारना पड़ेगा, तो आपको 97 4 हो जाएगा। इसे आप यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर आप इसे जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4 4 8 8, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये आपको 10,000 के नजदीक है, और ये आपको 200 के नजदीक है। यदि हम 5 से इसमें गुणा करते हैं तो इस संख्या से क्या प्राप्त होगी, आपको छोटी संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे यदि हम 5 रखते हैं ना तो ये आपको छोटी संख्या प्राप्त होगी, लेकिन इसमें इससे हम लोग क्या करना है बड़ी संख्या आपको प्राप्त करना है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि इसमें से क्या जोड़ने पर आपको ये क्या हो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। यहाँ पे यदि घटाने की बात करता ना तो हम लोग 5 ही से काम चला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए। यदि जोड़ा जाए तो उसके आगे वाली संख्या हम लोग पकड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए आगे वाली संख्या पकड़ेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 5 से नहीं बल्कि 6 से करना पड़ेगा। 5 से तो इससे छोटी संख्या प्राप्त होगी, 6 से इसे हम लोग करेंगे तो 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 के 36 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 8 के 48, 48 और 3 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। बचा कितना 5, और यहाँ पर 48 48 और आपका यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा 48 5 आपका यहाँ पर 53 हो जाएगा। बचा 5 और 6 5 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसे घटाइए, अब इसमें से इसको घटाना है आपको, तो 6 में से 4 को घटाइएगा तो क्या आएगा यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा। उस तरह से 11 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। 13 में से आपको यहाँ पर अब 7 को घटाना पड़ेगा, तो 13 में से 7 घटाइएगा तो क्या आएगा आपको 6 आएगा, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 में से 9 घटाइएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। अर्थात वो संख्या क्या होगी 1612 होगी। वो संख्या आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होगी 1612 हो जाएगी। अर्थात इस संख्या में यदि हम 1612 को जोड़ें तो क्या होगी संख्या पूरा पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी समझ में आ गई होगी। यदि यहाँ पर घटाने की बात करता है ना तो यहाँ पर जो हम लोग 6 से किए हैं 6 से ना करके हम लोग 5 से करते हैं, ठीक है। तब उस स्थिति में क्या घटाया जाए इसमें कि वो संख्या आपको पूर्ण वर्ग बन जाए। लेकिन यहाँ पर कह रहा था जोड़ने के लिए, तो जोड़ने के लिए उससे हम लोग आगे वाली संख्या रखेंगे तभी आपको जोड़ने वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि ये आपको दिया हुआ है कि एक गुणनखंड में से एक गुणनखंड, इसमें से कौन सा इसका गुणनखंड है ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए ये आपका a स्क्वायर, ये आपका b स्क्वायर, और ये आपका -2ab हो जाएगा। इसे लिखिए, इसे इस तरह से लिख सकते हैं ना 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और
a क्या है 2x हो जाएगा और b क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब इसको जो इधर वाले नहीं है उसको उधर लेकर के चलिए, तो ये क्या है, यहाँ पर आपको प्लस 14x है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 4xy है, और आगे यहाँ पर क्या है, तो आपको प्लस 12 है। यहाँ पर प्लस 12 है, इसको भी आपको गुणनखंड के रूप में प्राप्त करना पड़ेगा, तभी आपको आसानी समझ में आएगा। यदि हम इसमें क्या करते हैं, यदि हम इसमें 16 जोड़ देते हैं, क्या करते हैं इसमें, यदि हम 16 जोड़ते हैं, 16 घटाते हैं, क्यों 16 जोड़ेंगे, क्यों घटाएंगे, उसको आगे आपको पता चलेगा। ध्यान दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं ना 2x माइनस यहाँ पर y का होल स्क्वायर, आसानी से इसे लिख सकते हैं। जो आपको यहाँ पर माइनस 16 है ना, जो माइनस 16 है उसको लेकर के आइए यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, आसानी से लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस 16। अब यहाँ पर 12 और 16 क्या कीजिए, यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, यहाँ पर 12 और 16 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। और इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ आपको गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर 7y है ना, यहाँ 4xy तो उधर ले गए ना, यहाँ पर आपका 7y है, यहाँ पर आपको गलत हो गया है, यहाँ पर आपका 7y है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 14 है और ये 7 है, तो इसमें क्या होगा, इसको हम पहले इस तरह से लिख ही लेते हैं, ये आपका 14x हो जाएगा माइनस 7y हो जाएगा प्लस आपका यहाँ पर 28 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर आ गया, अर्थात ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी कहने का अर्थ क्या होगा 2x माइनस वाई, ये आपका क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस b क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और उसी तरह से a माइनस बी भी हम लिख सकते हैं क्या 2x माइनस वाई, और b की जगह पर क्या है 4 है, तो यहाँ पर आपका माइनस 4 लिख सकते हैं। अब उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए इसमें क्या है आपका 14 है, और इसमें भी क्या है 7 है, और यहाँ पर भी क्या है आपका 28 है, तो सब में से 7 कॉमन ले लीजिए, 7 कॉमन लीजिएगा तो x हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, और प्लस आपका 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 4, x माइनस वाई प्लस 4 दोनों में क्या है कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, इसे कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा 2x माइनस वाई प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बचा क्या, अब यहाँ पर आपका बचा 2x माइनस वाई माइनस 4, यहाँ पर आपको 2x माइनस वाई और माइनस 4, और इसमें का क्या बचा आपको कॉमन लिया हुआ, यहाँ पर तो इसमें से ये कॉमन ले लिए और इसमें से ये कॉमन ले लिए, लेकिन अब इसमें ये बचा और इसमें क्या बचा 7 बचा, अर्थात प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है 2x माइनस वाई और माइनस 4 प्लस 7 जोड़िएगा तो प्लस 3 आएगा, अर्थात 2x प्लस वाई यहाँ पर जो है ना ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब मैं सिर्फ इसको लिख रहा हूँ, सिर्फ इसको लिखूंगा तो क्या होगा 2x माइनस वाई और प्लस आपका 3 हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई प्लस 3 कौन सा ऑप्शन है 2x माइनस वाई प्लस 3, ऑप्शन नंबर 2 है, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।